साथियों गुड इवनिंग। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक सीनियर क्लर्क LDC का एग्जामिनेशन का पेपर आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि अभी 14/8/2024 को बिलासपुर में हुआ था सीनियर DPO के ऑफिस में। ये पेपर मुझे भाई शैलेंद्र जी ने हाजीपुर से भेजा है सॉल्व करने के लिए। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ही जनरेट द कैपेसिटी टू सॉल्व दिस पेपर। साथियों, मुझे कई कलीग्स ने बोला कि जो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और क्यों ना इनको 2 पार्टों में इनकी वीडियो बनाई जाए। तो 110 क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन ही लूंगा। वाकई में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मोबाइल पर या कंप्यूटर पर एक साथ आधे घंटे से ज्यादा स्टिक करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, चुपके रहना। तो ज्यादा लंबा वीडियो को ना करते हुए हम सीधा एग्जाम की तरफ आएंगे। देखिए, ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है। सिलेक्शन पोस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है। सभी प्रश्नों 1 अंक के, गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। और वही 110 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें राजभाषा के 10 प्रश्न होते हैं। ये 10 प्रश्न राजभाषा के तो आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। ज्यादा नहीं, 50-60 क्वेश्चन होंगे और वही घुमा फिरा करके पूछे जाते रहते हैं। तो ये तो आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। तो 100 में से 10 नंबर तो ये आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अच्छा, अब चूंकि CBT एग्जामिनेशन हो गया है, थोड़ा करना आसान भी हो गया है। और CBT में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यू कैन चेंज योर आंसर इसको फाइनल करने से पहले। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सही विकल्प चुने। 3 वर्ष की अवधि के लिए पदोन्नति रोकना एक बड़ी शास्ति है। SF1 का उपयोग रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने के लिए किया जाता है। तो 3 वर्ष की अवधि के लिए पदोन्नति रोकना कोई बड़ी शास्ति नहीं है, लेकिन SF1 का उपयोग रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। DAR रूल्स पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें DAR से संबंधित जितने क्वेश्चंस होते हैं, आई विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल दीज क्वेश्चंस। और कोशिश करूंगा कि सिंपल टिप्स में कैसे हम उसको दिमाग के अंदर रजिस्टर करें। सबसे बड़ी चीज होती है कि दिमाग में इसको याद करना है। इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे एक्ट्स हैं, किस किस को याद करें। जैसे HOA रूल किस ईयर का है, कोड ऑफ कंडक्ट किसका है, RTI किसका है। तो इसके लिए भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे इनको आसानी से याद करें। तो SF1 का उपयोग रेल कर्मचारी को निलंबित करने के लिए किया जाता है, और ये 3 वर्ष की अवधि के लिए पदोन्नति रोकना एक बड़ी शास्ति है, नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नहीं, सॉरी, ये होगा हमारा आंसर सी। एक गलत है और सेकंड सही है। सुरक्षित कैरियर प्रगति योजना के तहत लाभ वेतन मैट्रिक्स के किस स्तर तक अवेलेबल है? ये है 15 तक। जो MSCP जो दी जाती है वह लेवल 15। देखिए साथियों, आप प्लीज किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज क्रॉस चेक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इफ यू फील कि आंसर में भी चेंज और इसमें सुधार की आवश्यकता है या गलत हो सकता है ना। ऑल द आंसर्स आर गिवन बाय मी फॉर बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन। निम्न में सही कथन चुने। छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया सकता है, ये बिल्कुल सही है। और प्रत्यक्ष अवकाश 15 दिन से अधिक के लिए लिया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। केवल 15 दिन के लिए मिलता है। महिला कर्मचारी 2 से अधिक बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो अब आंसर A B दोनों सही है, तो ये भी गलत है। तो सही कथन क्या हुआ? हमारा थर्ड का A। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। IREM, ये IREM है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल है, ये
मानव संसाधन की नीतियां और प्रक्रियाएं, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डील करता है IRAM। IRAM की फुल फॉर्म क्या है, एक बार और, जैसे अपना स्टोर कोड होता है, स्टोर मैनुअल होता है, ऐसे ही इंडियन रेलवे बेसिक में मैनुअल। मैनुअल स्टैंड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे एक लिखित में होते हैं उनको। साथ ही मैं बता रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि जैम का हर पेपर के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे आते जा रहे हैं। तो जैम बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। जैम के बिना कोई भी पेपर नहीं बनना है। तो इसलिए जैम पर मैं बहुत ही जल्दी एक आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें जैम से संबंधित सारे क्वेश्चंस होंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर बड़े आराम से बता सकते हैं। जनरली मार्केट प्लेस नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लेस भी नहीं है, जस्ट ये अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह होता है, बस थोड़े से अलग होता है। ये जेम पे काम करना थोड़ा सा अलग होता है। और जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट अमेजन जैसे अवेलेबल है, वो प्राइवेट सिविलियन के लिए है और एक गवर्नमेंट में सरकारी विभागों के लिए, जहाँ से हम कॉमन आइटम्स ब्रोकर कर सकते हैं। आइटम्स के अलावा सर्विस भी, जैसे साफ सफाई का, व्हीकल हायरिंग का इत्यादि। जनरल एस्टेब्लिश्ड मार्केट प्लेस भी नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखिए ये कंफ्यूजन करने के लिए लिख दिया, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड मार्केट प्लेस, ये कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया इन्होंने। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, डी। RTI अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? ये महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि के 10 दिन बाद लागू हुआ था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है और 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। याद करने की ट्रिक है ये, महात्मा गांधी जी के जन्म के 10 दिन बाद RTI लागू हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी रेलवे कर्मचारी को निलंबित किया जाता है लेकिन केवल मामूली दंड लगाया जाता है तो निलंबन अवधि का उपचार किस प्रकार होता है? हाँ जी हाँ, एक्चुअली जब मामूली दंड लगाया जाता है तो हमें निलंबन की अवधि का उपचार किस प्रकार होता है? जी हाँ, एक्चुअली क्या है, उसे ऑन ड्यूटी मान लेते हैं, किसने ड्यूटी दी है। ऐसा नहीं है कि किसी का निलंबन कर दिया और हमने उसको कह दिया भाई तुम घर बैठो, नहीं, उनको पर डे कहीं ना कहीं अटेंडेंस देनी होती है, अपनी प्रेजेंस देनी होती है। और जब उनका फाइनल हो जाता है, पेनल्टी वगैरह लगा दी जाती है, मामूली लगा दी जाती है, तो उनको एज ए ऑन ड्यूटी मानकर उनको फुल पेमेंट मिलती है। और सस्पेंड पीरियड में क्या मिलता है, उनको केवल जीविका पालन लाइक जो सैलरी होती है वो मिलती है। LDC स्टैंड फॉर, बहुत इजी है, L फॉर लिमिटेड, तो लिमिटेड इन तीनों में आया है। अब डिपार्टमेंटल इसमें आया है, इसमें आया है और इसमें आया है, लेकिन ये ऑड वन आउट कर दो और यहाँ डिपार्टमेंट डिवीजन लाया था, ये आउट कर दो। तो आंसर क्या होगा इन दोनों में से? कंपैशनेट हो नहीं सकता तो इसको भी हटा दो। तो क्या हो गया? लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। CC कार्बन कॉपी, CC का ना कार्बन कॉपी, यानी कार्बन कॉपी का मतलब अगर हम मेल करते हैं किसी को और हम नहीं चाहते कि हमने वो सेकंड मेल किसको भेजी हुई है, तो हम CC का मेल करते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट कॉमा लगा करके लाइन लगा कई लोगों के मेल डाल सकते हैं, लेकिन उसमें पता लग जाता है कि वो कॉपी हमने किस किस को भेजी है। लेकिन हमने जब CC करके भेजते हैं तो उसमें एक दूसरे को पता नहीं लगता कि हमने किस किस को वो कॉपियां मेल की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ई ऑफिस इज मीन्ड फॉर। अभी आप लोगों को पता था कि 26 तारीख से ई ऑफिस अपना बंद रहा है और आज चालू हुआ है, और नो वन नोज व्हाट वाज रॉन्ग विद द ई ऑफिस। दिस ई ऑफिस ग्लिचेस एंड ई ऑफिस कई बार बंद हो चुका है, नॉट रेलवे में तो शायद पहली बार ये ग्लिच हुआ है ये। तो ई ऑफिस इज मीन फॉर, ई ऑफिस किस लिए होता है? अनुमोदन हेतु अधिकारी को लाइन प्रोग्राम भेजना नहीं,
वित्तीय नियतार्थ फाइल भेजना, जो ऑब्जेक्ट था इसका था कागजी काम को खत्म कर सभी फाइल को इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय के माध्यम से भेजना। या फिर कागजी काम को खत्म करके सभी फाइलों को, ये 1 नवंबर 2022 अपनी रेलवे के अंदर रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाल दिया था कि 1 नवंबर 2022 से कोई भी सारे काम जो है ना फिजिकल फाइल नहीं रखी जाएगी और सभी को इलेक्ट्रॉनिक फाइल, ये धारा कार्यालय को भेजेंगे, टीएफएस के द्वारा। यौन उत्पीड़न अधिनियम किस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल को कवर करता है? केवल सरकारी कार्यालय, केवल निजी क्षेत्र, सरकारी निजी क्षेत्र, केवल शैक्षणिक संस्थान। इसमें संस्थान कोई से भी हो, सरकारी और निजी क्षेत्र, क्योंकि शैक्षणिक संस्थान सरकारी में भी आते हैं और निजी में भी आते हैं। ये सभी जगह यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। और सरकारी और निजी अपने आप में व्यापक वर्ड शब्द हैं और ये सभी को कवर कर लेती हैं। एसटी एसटी एसोसिएशन की कितने पदाधिकारियों को संभाग स्तर पर, संभाग का मतलब हो गया इन्फॉर्मल मीटिंग, अटेंडिंग इन्फॉर्मल मीटिंग एट डिवीजन लेवल, डिवीजन यानी मंडल लेवल, संभाग लेवल पर कितने लोगों की अनुमति दी गई है? इसमें है 30, 15, 20, ये है आई थिंक इसका 20 मेंबर। साथियों मैं एक बार फिर कहूंगा, इफ यू फील that answer may be wrong or need to update, need to change, so please don't hesitate to comment in my comment box. HOER नियम रिवाइज हुए थे 2005 में और उनका नाम भी बदल दिया गया था। HOER का मतलब था आवर्स ऑफ एम्प्लॉय रेगुलेशंस, सॉरी आवर्स ऑफ एम्प्लॉय रूल्स, अब इनको बदल दिया इनका नाम और अभी मैं बताऊंगा क्या नाम बदला है। अब ये कह रहा है कि HOER नियम के अनुसार काम के घंटों और आराम की अवधि से संबंधित प्रावधानों का पालन न करने पर क्या जुर्माना है? देखिए इनमें जुर्माना तो नहीं है, इट इज सम डिफरेंट, पर ये 50,000 का जुर्माना नहीं है, नोटिस कोई जुर्माना नहीं होती, रोजगार की समाप्ति, ये तो गलत है। रोजगार में तो उल्टा एम्प्लॉय बेचारा परेशान होगा, तो उसका उपरोक्त में से कोई नहीं है। CRS कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, देखिए जो रेल चलाता है उसको बोलते हैं पायलट, और जो हवाई जहाज लोको पायलट, जो रेल चलाता है उसको बोलते हैं लोको पायलट, और जो हवाई जहाज चलाता है उसको क्या बोलते हैं? पायलट। तो मजाक कर रहा हूँ, शायद इसीलिए उन्होंने इसको सिविल एविएशन के अंडर में दे दिया है। आई फील सो कि ये एक्चुअली इसके अंडर में आ रहा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में है। क्या चीज? CRS कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, मिनिस्टर सिविल एविएशन के अंदर में है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, ये DCRG सभी जानते हैं। तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, आई थिंक आंसर इसका पहले शुरुआत में दिया है तो उसका आंसर यही हो जाएगा। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रांट नहीं होती है, डेथ कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, डेथ कंट्रीब्यूशन रेलवे ग्रेचुटी नहीं होती है, तो क्या होती है? डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। RPF सभी जानते हैं, बहुत आसान है, लेकिन कई बार होता क्या है कि हम पेपर पे ध्यान नहीं देते हैं और आते जाते हुए भी कंफ्यूज होकर के गलत आंसर पर दे जाते हैं। बहुत से लोग रेलवे पुलिस फोर्स समझते हैं अभी भी, तो और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जगह वो पुलिस फोर्स पर लगाई जाती है। अच्छा, रेल सुरक्षा बल का काम क्या है? रेल तथा रेल के सामान की सुरक्षा करना। CCS क्या होता है? सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट, 1964 में हुए थे। और पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट
रूल्स 1964। इसमें भी अपने रेलवे कोड ऑफ कंडक्ट की तरह ही दिए हुए हैं कि शेयर मार्केट में हम सट्टेबाजी नहीं कर सकते हैं, सेक्सुअल हरसमेंट नहीं करना है, किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, और इसी टाइप का कोड ऑफ कंडक्ट की तरह सेंट्रल सिविल सर्विस के रूल्स दिए हुए हैं। अब चूंकि इसका नाम ही 1964 है तो ये ईयर भी ऑब्वियसली 1964 हो जाएगा ये। नाउ वी कम टू द दिस क्वेश्चन। 18वां सही विकल्प का चयन करें। माप प्रबंधक जोनल स्तर पर प्रेम बैठक के अध्यक्ष। देखिए अध्यक्ष जो होते हैं डिवीजन लेवल पर है तो डीआरएम होंगे उसकी, और जोनल लेवल पर सीएम होंगे। और कन्वीनर कौन होते हैं उनके? सेक्रेटरी या कन्वीनर। वहां पर ये पर्सनल डिपार्टमेंट से होते हैं उनके। अब सही विकल्प को चूज करना है। इसमें जनरल मैनेजर इज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेम मीटिंग एट जोनल लेवल। ठीक है, डीआरएम इज द सेक्रेटरी ऑफ प्रेम। नहीं, सेक्रेटरी होता है आपका पर्सनल डिपार्टमेंट से। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है और ये वाला बिल्कुल गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1 सही एंड सेकंड गलत। रेलवे प्रशासन सीजीए। अब ये सीजीए क्या होता है भैया? कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। तो ये कैसे होते हैं सीजीए के अपॉइंटमेंट? सभी आवेदकों के लिए लिखित परीक्षा कराकर, समाचार पत्रों में रिक्तियां नहीं, रिक्तियां नहीं होती हैं इसकी, समाचार पत्रों में नहीं देते हैं, सभी के लिए परीक्षा नहीं कराते हैं। चयन प्रक्रिया में स्थानीय क्या कर रहे हैं भैया, राजनेताओं को शामिल करके। इसके लिए क्या होता है? स्पष्ट, क्लियर एंड डॉक्यूमेंटेड सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। उनमें क्या होता है? उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देते हैं, उसके आधार पर उनको किस पद पर रखना है उसके हिसाब से उसका एग्जाम लेते हैं। सपोज अगर उसने बीटेक की हुई है तो उसको डीएमएस के लिए एग्जाम लेंगे। उसने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो क्लर्क या सीनियर क्लर्क के लिए उसका एग्जाम लेंगे, और वो डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर पाता है तो उसको क्लर्क या सीनियर क्लर्क जैसे भी है, अदरवाइज क्लास 4। रेलवे में कार्मिक विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे में पर्सनल यानी कि पर्सनल डिपार्टमेंट इन रेलवे, सीपीओ, एडमिन, सीपीओ, आईटी, पीसीपीओ, सभी के नाम चेंज हो गए हैं। सबके नाम के आगे प्रिंसिपल लग गया है। प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। अंतिम दंड के नोटिस पर हस्ताक्षर किसके होने चाहिए? देखिए जांच अधिकारी के नहीं होने चाहिए। अंतिम दंड यानी फाइनल, जो डीआर में फाइनल होता है उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर से कोई लेने देने नहीं है। इसका होता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो अनुशासित प्राधिकारी होता है वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है डिसाइड करने। आमतौर पर उस क्षेत्र के काम करने वाले को कम से कम कितने ठेकेदारों से कोटेशन आमंत्रित करनी चाहिए? आमतौर पर काम करने वाले यानी कि ये वर्क स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, और कम से कम कितने होने चाहिए? हमारे पास 3 टेंडर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 कोटेशन होने चाहिए। तो इसमें 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं हुआ, कितना हो गया? कोई नहीं। डीसीआरजी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के तहत पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा क्या है? कम से कम डीसीआरजी के लिए हमें चाहिए 5 साल, 5 ईयर होना चाहिए। कम से कम 5 साल उसने मिनिमम क्वालिफाई सर्विस की होगी तभी उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। केंद्रीय प्रशासक न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध याचिका पहले किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? सिंपली कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जाने से पहले हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो है हाई कोर्ट जाना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का अगर कोई ऑर्डर दिया हुआ है उसके विरुद्ध हमें याचिका दायर करनी है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय जाएंगे। उच्च न्यायालय से नीचे जिला
न्यायालय में अपील नहीं होगी। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत दूसरी अपील यदि कोई हो तो उसे जिस दिन प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने निर्णय लिया गया उसे वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा जवाब प्राप्त किया हो तो उसे कितने दिन के अंदर भीतर करनी चाहिए। 25वां, अंडर आरटीआई एक्ट सेकंड अपील इफ any should be submitted within इतने दिन from the date of which decision should be have been made by the first appeal authority or was actually received the appeal। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है ये। आरटीआई नियम के तहत दूसरी अपील अगर कोई की हुई हो और उसे जिस दिन प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा ले लिया गया हो तो वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा जवाब प्राप्त किया हुआ हो तो उसे कितने दिन के अंदर भीतर करना चाहिए। 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर का टाइम होता है। डीसीआरजी नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के कितने समय बाद आदर्श रूप से ग्रेच्युटी का भुगतान वितरित करना चाहिए। According to DCRG rules, how soon after retirement should gratuity payment ideally be dispersed? ये हो जाना चाहिए 3 महीने के अंदर, within 3 months। साथियों, if you feel that any answer may be different, so please don't hesitate to comment me। जरूरी नहीं कि मैं 100% सही हूँ। अपार कितने स्तर पे लिखा जाता है? अपार लिखा जाता है 3 स्तरों पे लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, हम जो लिखते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। उसका रिव्यूइंग ऑफिसर होता है, रिव्यूइंग के बाद एक्सेप्टेंस जैसे फॉर्मेशन काउंटर भी कहते हैं। तो अपार कितने स्तर पे लिखा जाता है? 3 स्तर पर लिखा जाता है। इसका आंसर होगा करेक्ट बी। जुलाई 2016 से संबंधित सुनिश्चित कैरियर प्रगवत योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के, एक्चुअली क्या इन्होंने इंग्लिश का टाइप में हिंदी टू कन्वर्ट करने में गलती हुई है। द मिनिमम बेंचमार्क फॉर नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉय फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफाइड स्कीम फ्रॉम जुलाई 2016 ऑनवर्ड इज क्या है? आप सब लोगों को पता है कि कम से कम जो मिनिमम बेंचमार्क है नॉन ग्रेड के लिए, तो हमारी जो अपार होनी चाहिए कि कितने साल की देखी जाएगी अपार? पिछले 3 वर्षों से उत्कृष्ट नहीं, पिछले 3 वर्षों से मिनिमम जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। औसत नहीं, उत्कृष्ट है तो और भी अच्छी बात है। 5 वर्षों से बहुत अच्छा चला जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 वर्षों में बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेरी गुड होनी चाहिए। रेल सेवा आचरण नियमों के नियम किस नियम में? ये 29वें का शायद 29 में चल और चल 15 या 18 हो सकता है, 18 ही होगा, फिर 18 दिया भी हुआ है। चल और अचल संपत्ति से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में रूल नंबर 18 में चल और अचल संपत्ति के संबंध में नियमों का ब्यौरा किया दिया हुआ है, उल्लेख किया हुआ है। एससी/एसटी के कल्याण की देखभाल के लिए संपर्क अधिकारी कौन होता है? स्पेशल पर्सनल ऑफिसर। हर जगह होते हैं, जोनल लेवल पर होते हैं ये। आई डोंट नो कि ये डिवीजन लेवल पे होते हैं कि नहीं होते, ये तो नहीं पता, बट आई थिंक ये जोनल लेवल पर होते हैं। एसपीओ जिसका काम ही एससी/एसटी के कल्याण की देखभाल करना होता है। डिप्टी सीपीओ नहीं है, सीपीओ नहीं है, सीपीओ नहीं है, तो जनरल स्टैब्लिश का काम देखते हैं, अपना ह्यूमन रिसोर्स का काम देखते हैं। एसपीओ स्पेशल पर्सनल ऑफिसर। रेलवे कर्मचारी की भागीदारी के लिए प्रेम की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1977 में, 1977 में। तो इसमें से कोई भी नहीं है। 1971, 1994, 1991 इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं, स्थायी रेलवे कर्मचारी की सेवाएं निम्नलिखित द्वारा शासित होती हैं। सर्विस ऑफ ए परमानेंट रेलवे एम्प्लॉइज आर गवर्न्ड बाय
नियुक्ति के समय समझौते की शर्तें नहीं, ये भी नहीं होता है क्योंकि शर्तें बदलती रहती है। समय समय पर बनाए गए वैधानिक नियम, आप जो मौलिक नियम है उनको बदल नहीं सकते, थोड़ा सा अमेंड कर सकते हैं। नियुक्ति प्राधिकार बनाए गए नहीं, ये भी नहीं है। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सारे हैं नियुक्ति के समय समझौते की शर्तें, बिल्कुल नियुक्ति के समय की समझौते की शर्तें भी लागू होंगी, समय समय पर बनाए गए वैधानिक नियम भी लागू होंगे, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम भी लागू होंगे। स्थायी रेलवे कर्मचारी की सेवा निम्नलिखित धारा शासित होती है, यानी कि ये उपरोक्त सभी होगा, इसमें सारी शर्तें हमें माननी पड़ेंगी। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, हमसे फॉर्म भराया जाता है, इसमें स्टैट्यूटरी रूल्स मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम और रूल्स फ्रेम्ड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ऑल 33 केवल लेवल 2 में जूनियर क्लर्क को लेवल 3 में मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोविजन स्कीम, तो इसमें कौन सा गलत है, गलत कौन सा है हमें ये बताना है। नियमित पदोन्नति की स्थिति में उसका वेतन लेवल 3 में तय किया जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। लेवल 2 में एक जूनियर क्लर्क को लेवल 3 में सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया था। ठीक है, अब होना क्या है आगे ये हमें देखना है। इसमें नियमित पदोन्नति की स्थिति में उसका वेतन लेवल 3 में तय किया जाएगा, बिल्कुल सही है, वो लेवल 3 में रहेगा। जब उसको उस पद पे पदोन्नति मिलेगी तो वो लेवल 3 में ही रहेगा। जब उसे लेवल 5 में नियमित पदोन्नति जाएगी तो उसका वेतन फिर से तय किया जाएगा। ये गलत है, उसका वेतन फिर से तय नहीं होगा बल्कि से तो उसका वेतन फिर से तय नहीं किया जाएगा, पे फिक्सेशन होगा उसका। अगले लेवल 2 में अगली वेतन वृद्धि की तिथि से लेवल 3 में वेतन दर का विकल्प चुन सकता है। लेवल 2 में अगली वेतन वृद्धि की तिथि से लेवल 3 में वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकता है। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से चुन सकता है, बिल्कुल सही बात है ये तो। क्यों नहीं चुन सकते हो, पूरा राइट है कि हमें किस तारीख से लेना है। उसका वेतन लेवल 3 में वित्तीय उन्नयन के समय में तय किया जाएगा, लेकिन लेवल 5 में नियमित पदोन्नति के समय फिर से तय नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, उसका वेतन लेवल 3 में वित्तीय उन्नयन के समय तय किया जाएगा। लेकिन लेवल 5 में नियमित वेतन पदोन्नति के समय फिर से तय नहीं किया जाएगा। इसमें आपको क्या लगता है? ये मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग करके बताइए कि क्या इसका असर होगा कि 2 से इसको 3 में एमएससीपी के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया था, एमएससीपी मिल गई थी। नियमित पदोन्नति की स्थिति में उसका वेतन लेवल 3 में तय किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेवल 5 में नियमित पदोन्नति दी जाएगी, फिर उसका वेतन फिर से तय किया जाएगा। जब उसे लेवल 5 में नियमित पदोन्नति दी जाएगी तो उसका वेतन फिर से तय किया जाएगा। ये मुझे, आपको क्या लगता है? होना तो ये भी चाहिए। खैर, इन सभी के क्वेश्चनों पर द्वारा आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करें और बताएं व्हाट शैल बी द करेक्ट आंसर। रेलवे सेवक D&A नियमों के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? SF 1 2 3 4 5 6 7 SF 7 का किया जाता है।
इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स का उल्लेख होगा। अभी मैं थोड़ी देर में एक शॉर्ट भी डालता हूँ उसका। शॉर्ट में क्या है कि कभी भी आराम से बैठ के देख लीजिए, उससे याद हो जाएंगे। SF1, SF2, SF3, SF4, SF5 सारे याद हो जाएंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। यदि D&A major case is pending for the railway employee is undergoing punishment of stoppage of annual increment and promotion on the due date for grant of benefit under MSEP, which of the following statement is incorrect? अगर वो सजा भुगत रहा है वेतन वृद्धि लेने के लिए तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल सही है। जब उसे MSEP का लाभ नहीं मिलेगा जब वेतन वृद्धि और पदोन्नति दोनों की बात हो रही है। उसे MSEP के तहत तय तिथि से परफॉर्मा आधार पर यानी परफॉर्मेंस बेसिस पे सजा समाप्त होने के बाद वास्तविक आधार पर लाभ दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? फिर पेनल्टी का मतलब ही क्या हुआ? तो ये गलत हो गया। अब आ जाओ सी। वर्तमान वित्तीय यूनियन के अनुदान में देरी की सीमा उसके बाद वित्तीय यूनियन की स्थगित कर दिया जाएगा। हाँ, his subsequent financial obligation will be deferred to the extent of delay। ठीक है, जो जैसे कि उसे 10 साल जो पूरे होने थे लेकिन सजा के कारण जो पनिशमेंट मिला उसके कारण उसके 10 साल पूरे नहीं हो पाए, 2 साल के लिए उसका मान लीजिए वेतन वृद्धि रुकी हुई, तो जब उसके 2 साल पूरे हो जाएंगे तब उसको उसके बाद भले ही 12 साल हो गए हो पर वो 10 साल ही काउंट किए जाएंगे क्योंकि 2 साल वो अंडर पनिशमेंट में वेतन वृद्धि के कारण उसे डिबार कर दिया गया था। तो इसमें गलत वाला डी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 जिसे समानता के अधिकार के शीर्षक के अंतर्गत क्या है? मैं नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण। हाँ देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आर्टिकल 16(1) ये किसके बारे में है? एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। और ये जो अनुच्छेद 16(2) है ये है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस या डिसेंडेंट के कारण भेदभाव ना किया जाए किसी के प्रति। रोजगार, नौकरी देने या अपॉइंटमेंट में किसी का कोई भेदभाव ना किया जाए। ये राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही है, सब राइट टू, ये है राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही है। तो एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। जाति, धर्म, जात, उसकी रेस, मेल फीमेल या जन्म स्थान की भाई ये मेरी जगह का है या वहाँ का तो मैं उसको प्रेफरेंस दूं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? समानता देनी चाहिए, हमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और 16(3) है वो पार्लियामेंट्री है कि पार्लियामेंट में भी भाई किसी को कोई जाने से नहीं रोक सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, अब ऐसे ही जो 16(4) है वो किसके लिए है? ओबीसी के लिए है। और आगे क्लियर कर दूं कि 16(4) का जो ए है वो रिगार्डिंग SC ST के राइट्स के लिए है। 16(4) ओबीसी के लिए, 16(4) SC/ST के लिए। गैर चयनित पदों में अनुसूचित जाति, अच्छा सॉरी हमारा आंसर तो रह गया, ओबीसी की बात हो रही है तो ओबीसी के लिए हो गया 36 का डी। द करेक्ट आंसर है 36 का डी। गैर चयनित पदों में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता, देखिए जितने भी नॉन सिलेक्शन पोस्ट है उसमें जनरल कैटेगरी 50% है और SC/ST के लिए 40% है। ग्रेड सी नॉन सेफ्टी कैटेगरी में पदोन्नति के लिए निचले ग्रेड में कितनी अवधि की सेवा आवश्यक है?
सभी जानते हैं, जो भी मिनिस्ट्रियल कैडर में काम कर रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं कि कम से कम 2 साल नॉन सेफ्टी में 2 साल की नौकरी आवश्यक है, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्विस पीरियड ऑफ सर्विस आवश्यक है। गर्भपात सहित गर्भपात के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि कितनी दी जा सकती है? ये है 45 डेज। एक्चुअली नियमों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 4 भागों में किया हुआ है। वो कौन कौन से 4 भाग हैं? बता दें, चलो लिख ही देता हूँ मैं। एक्चुअली इन्हीं कारण से थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है और फिर इंटेंसिव। कंटिन्यूस इंटेंसिव टाइप किया था मैंने, कहाँ गया? essentially intermittent। एक्सक्लूडेड, जिसमें मेडिकल का स्टाफ एक्सेप्ट किया हुआ है। विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत करने का पदाधिकारी कौन है? विशेष का यानी कि स्पेशल डिसेबिलिटी लीव है। तो एक्चुअली ये स्पेशल डिसेबिलिटी लीव की जो पावर है सिर्फ डीआरएम को दी हुई है। प्रत्येक विभाग में गैर चयन यानी नॉन सिलेक्शन के रूप में पदों को वर्गीकरण कर निर्णय लेने में सक्षम पदाधिकारी कौन है? ये एक्चुअली रेलवे बोर्ड ही गाइडलाइंस देता है कि कौन सी पोस्टें हमारी सिलेक्शन होंगी, कौन सी नॉन सिलेक्शन होंगी, और कब इनका एज ए सिलेक्शन लेना है, कब नॉन सिलेक्शन लेना है। सेवानिवृत्त होने वाले रेलवे कर्मचारी द्वारा प्राप्त डीसीआरजी भुगतानों का कर उपचार क्या है? डीसीआरजी का 2-3 बार जिक्र हो चुका है, और ये सारी की सारी जो भी हमें डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलती है, ये पूरी की पूरी नॉन टैक्सेबल होती है। मैंने कई लोगों का आईटीआर भरा है, और मैंने उसमें आईटीआर भरते हैं तो पूरा पूरा ऑप्शन आता है इसके अंदर ग्रेच्युटी का, और आपका जो हम कंपटीशन अमाउंट कराते हैं सारा, और उसमें एज ए नॉन टैक्सेबल इनकम में ये सारा की सारा शो होता है अपने आप, तो इन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, कि 3 भर्ती चयन वर्षों के बाद सीमित संवर्ग में आगे बढ़ेगी अनुसूचित जाति जनजाति की रिक्तियों को किस प्रकार माना जाएगा? भाई 3 भर्ती या चयन के बाद SC/ST की जो वैकेंसी लिमिटेड कैडर में, किसमें? लिमिटेड कैडर में सीमित संवर्ग की बात हो रही है, तो उसे क्या मान लिया जाता है? समाप्त। आई थिंक लैप्स मान लिया जाएगा उसे। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 93 विल बी पेड विद इन। देखिए, ये वैसे तो 3 महीने होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि ये कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि इसमें एज ए कंपेशन देना है हमें, और इसमें लिए टाइम 3 की जगह क्या दिया है? 1 महीने दिया हुआ है। एक्सीडेंट हो गया, उसे पैसे की सख्त जरूरत होती है, तो इसलिए इसमें बहुत कम टाइम दिया है, 1 महीने दिया है। 1 महीने के अंदर करना है दुर्घटना की डेट से। जुलाई 2016 में संशोधित, हाँ जी, MSCP योजना जो जुलाई 2016 में हुई थी, तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए गैर राजपथ के लिए न्यूनतम बेंचमार्क क्या है? वेरी गुड फॉर लास्ट 3 ईयर। बिल्कुल सही कहना है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यस, रिपीट हुआ है। दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड।
देखिए पेपर सेटर भी कितने दिमाग से अच्छा, इससे अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनसे गलतियां हो जाती हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 28। ये ना क्वेश्चन नंबर 28, ये सेम वही है, राष्ट्रपति के न्यूनतम मापदंड क्या है, और यही जो है क्वेश्चन नंबर 46 में आ गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? HOER। अब देखिए कि ये मैं बता रहा था कि HOER का नाम चेंज हो गया है, अब क्या लिख दिया है? कार के घंटे और आराम की अवधि रेल कर्मचारी का अधिनियम, क्या लिख दिया है? ये HOER इसको कब किया? 2005 में रिवाइज किया। तो रिवाइज करने के बाद बोलते तो हम अभी भी HOER हैं, अब मैसेज गया तो HWPR बोलना चाहिए, HOER की जगह HWPR बोलना चाहिए। तो शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कि एक प्रकार से इसको रिलैक्स देना। हाँ ये लिखा है ना, आराम की अवधि जो निम्न से कम से हो। तो इसमें जो गहन श्रमिक है, इंटेंसिव यानी जो लगातार काम करते रहते हैं, उनके लिए कम से कम 12 घंटे का क्या होना चाहिए? शॉर्ट ऑफ होना चाहिए। ए पीरियड ऑफ रेस्ट विच इज लेस देन, वो पीरियड लेस देन 12 आवर। किसके लिए? इंटेंसिव वालों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निलंबन के तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 1 वर्ष में सुविधा के पास, देखिए निलंबन के समय ग्रुप सी और डी के कर्मचारी को 1 वर्ष में सुविधा पास के कितने सेट दिए जा सकते हैं? 3 सेट, 2 सेट, 1 सेट, कोई पास नहीं मिलता, क्योंकि पहली बात तो उसे हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन ही नहीं है। सस्पेंशन में क्या होता है? हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन नहीं होती है, इसीलिए उसको पास नहीं दिया जाता है। अब कोई ये बोले कि यार उसके लिए नहीं तो उसकी फैमिली मेंबर के लिए, है ना, ये बात आप लोग बोल सकते हो कि भाई उसे तो नहीं देना है, लेकिन फिर बच्चों को तो जाना है, उसके पैसे पे जाना है, तो यहाँ हम एम्प्लॉय को देते ही नहीं है, उसको एंट्री ही बंद हो जाती है। खैर अब आजा 49, विधवा पूर्वक पास उस विधवा को जारी किया सकता है जिसके पति रेलवे कर्मचारी था और वह समाप्त हो चुका है। गुम हो चुका है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है उसको ही मिलेगा, या गुम हो चुका है यानी 7 साल से अगर वो आदमी मिसिंग है और नहीं आया है तो उसे मरा हुआ मान लिया जाता है। और ऐसे में जब एक्सपायर्ड मान लिया जाता है तो उसको सारी की सारी जो राइट्स है उसको मिल जाती हैं। तो या तो वो समाप्त हो चुका है या गुम हो चुका है। अब चूंकि विधवा पूर्वक पास सेवानिवृत्त आदमी को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आदमी तो जिंदा है, तो उसका रहेगा 49 का सी। अब आते हैं 50 पर। चयन पद के मामले में रिक्त की गणना निम्नलिखित के आधार पर की जाएगी। चयन के इन केस ऑफ सिलेक्शन पोस्ट, किसकी बात कर रहे हैं? सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। द वैकेंसी विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस, सिलेक्शन जो पोस्ट होती है कॉम्पिटिटिव होती हैं, और नॉन सिलेक्शन पोस्ट में क्या होता है कि वो सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी टाइप होती है। तो सिलेक्शन पोस्ट में क्या होगा, जो चूंकि ये इसके लिए पैनल बैठता है और बहुत मेहनत होती है सिलेक्शन पोस्ट को एग्जाम कंडक्ट कराने में, तो ये मैक्सिमम जो वैकेंसीज होती है ना एक बार में लेकर के सभी को चलते हैं। क्या करते हैं? मौजूदा रिक्ति को भी लेके चलते हैं, एंटीसिपेटेड वैकेंसी को भी लेके चलते हैं, और हेरिटेड परिणामी वैकेंसी को भी लेके चलते हैं। सभी वैकेंसी को लेके चलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज 50। सरकारी आवासीय कार्ड पास में किसी व्यक्ति के साथ निम्नलिखित व्यक्ति हो सकते हैं। देखिए आवासीय कार्ड पास, रेजिडेंशियल कार्ड पास में क्या होता है? वो अपने नौकरी से, अपने ऑफिस वर्क प्लेस से घर आता है, घर से अपने वर्क प्लेस जाता है। तो इसमें अटेंडेंट का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि पास तो अकेले उसी के लिए होता है। कंपेनियन का भी कोई मतलब नहीं है, दोनों ही नहीं हो सकते, यानी किसी को भी अनुमति नहीं है। वो केवल और केवल
एम्प्लॉय के लिए होता है जो अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाए ट्रेनिंग के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। एज रिडक्शन इन ऑफ SC/ST फॉर रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस। SC/ST के लिए ये पहले भी पिछली वीडियो में क्वेश्चन आया था, 5 ईयर है। ओबीसी के लिए 3 साल है। एक कार्यरत रेल कर्मचारी को बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी सकती है। अच्छा, कितने मामलों में वो काम कर सकता है? अच्छा, ओके, वो 2 से ज्यादा नहीं कर सकता। अगर 2 से ज्यादा मामलों में करेगा तो ये मान लिया जाएगा कि भैया उसका ऑफिस का जो काम है डिस्टर्ब हो रहा है, जिस काम के लिए जिस ऑफिस में है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए इसको 2 से ज्यादा केस नहीं दिए जाते हैं। 54, ट्रेड टैक्स के मामले में प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखा जाएगा। जो ट्रेड टैक्स होते हैं वो होता क्या है कि जनरली 1 साल के लिए ही वैकेंसीज को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं ट्रेड टैक्स में। ये लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। D&A नियम 1960 के तहत किसी भी रेल कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते समय कितने प्रकार के मानक फॉर्म है? देखिए टोटल 12 तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म है और एक को डिलीट कर दिया गया, तो इस तरह से हमारे पास कितने फॉर्म बचते हैं? 11। तो हमारे पास 11 तरह के फॉर्म अवेलेबल है जो यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी का जो बैलेंस 55 क्वेश्चंस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो क्या है कि पूरा बनाने में काफी ज्यादा लंबा हो जाता है और देखने में भी बोरिंग होती है, और जैसे कि मैंने बताया कि स्टिक होना मोबाइल पर या कंप्यूटर पर बड़ा ही मुश्किल पड़ जाता है। तो आई थिंक आगे से मैं हाफ पेपर भी कवर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।